हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे ये जो प्रॉब्लम है, ये जेई एडवांस 2000 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये प्रॉब्लम जो है जेई एडवांस 2000 में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2004 में। तो एक बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम है, जैसा कि हम प्लेन सीट पे बहुत सारा प्रॉब्लम हम किए थे, तो एक प्रॉब्लम हम उस पर और भी कर लेंगे। अब वही वर्क डन निकालना है। तो प्लेन सीट पे हम पिछले लेक्चर में भी हम इलेक्ट्रोस्टैट और कैपेसिटर दोनों को हम लेके चल रहे हैं, तो ये चैप्टर को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले हम आपको बता दें कि इसमें पूरा आपको 12th पार्ट का सीरीज है। इसमें हम सारे 12th का चैप्टर देख रहे हैं, जैसे कि बेसिक चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैट। तो इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर गॉस लॉ भी आ जाएगा आपका। तो इलेक्ट्रोस्टैट का मतलब पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, जितना पार्ट में भी आप इलेक्ट्रोस्टैट को बांट रहे हैं, तो इसमें पूरा फुल इलेक्ट्रोस्टैट एंड फुल कैपेसिटर का सारे कंसेप्ट जो कि जेईई के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो सारे को एक एक करके डील करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपका अंडरस्टैंडिंग कंप्रिहेंसिव थिंकिंग आपका क्लियर हो जाए कि इस टाइप का प्रॉब्लम रहे तो हमारा अप्रोच क्या होगा और इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। कि कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो कहीं ना कहीं कंसेप्ट से लिंक होता है। वो आपसे कैलकुलेशन नहीं करवाना चाहता है, क्योंकि जेईई जब भी क्वेश्चन पूछता है तो वो कैलकुलेशन नहीं करवाना चाहता है, वो बस कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। इसीलिए हम सारे कंसेप्ट जो कि 12th पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उसमें हम देखें इलेक्ट्रोस्टैट, कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, EMI, फुल मैग्नेटिज्म, फुल EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो सारे का कंसेप्ट ऑलमोस्ट कवर अप हो चुका है। हम कुछ भी प्रॉब्लम बचा नहीं है अब तक। PY मतलब प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया, तो सारे को हम एक एक करके विथ कंसेप्ट के साथ थ्योरी के साथ कंसेप्ट, और कंसेप्ट को दोनों को लिंक करके एनालिसिस करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, जिससे आपको हर चीज क्लियर हो जाए। सबसे पहले कि आपका थ्योरी पार्ट भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन से हम थ्योरी पार्ट भी कवर कर रहे हैं। एक सिर्फ क्वेश्चन नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन का एक सीरीज है, जिससे आपको इसके हेल्प से पहले हम ये देखते हैं कि जब हम थ्योरी बताए थे तो थ्योरी को कंसेप्ट से किस टाइप से लिंक करें, और दूसरा कि इसमें किस टाइप का अप्रोच लास्ट में होता है। क्योंकि बहुत सारा पार्ट, एक क्वेश्चन में सिर्फ वही नहीं पूछा जाता है कि जो आपको दिख रहा है, उसमें हर चीज अंडरस्टैंडिंग भी आपकी होनी चाहिए, कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए। और दूसरा और जब फिजिक्स आप देख रहे हैं तो कैलकुलेशन नहीं करवाता है, फिजिक्स आपसे ज़्यादा कैलकुलेशन करवाने में मेहनत नहीं करवाता है। इसमें सब चीज़ कंसेप्चुअली है। जो कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आपसे प्रॉब्लम इजीली भी हम बन जाएगा। जैसे कि प्लेन सीट पे हम बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी हम करवाए हैं जब हम HC वर्मा का सीरीज चला रहे थे। और आप देख लीजिए, इससे पहले हम HC वर्मा का सारा, चाहे वो 11th पार्ट हो चाहे वो 12th पार्ट हो, तो उसका सीरीज हम पहले अपलोड कर दिए हैं, तो वो वाला पहले आप देख लीजिए। बेसिक के लिए आपके लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ लड़के पूछ रहे थे कि जेईई मेंस का सीरीज कब हम चलाएंगे, तो जेईई मेंस का सीरीज अब पहले चल चुका है, उसके बाद हम जेईई एडवांस तक पहुंचे हैं। तो आपको अगर जेईई मेंस का सीरीज देखना है तो जेईई मेंस जब चल रहा था, यानी जब होने वाला था 2021 का, तो उसमें हम कवर अप कर लिए हैं। तो जेईई मेंस के सारे क्वेश्चन आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। आप बस सर्च कीजिए, आपको सारा चैनल पूरा वीडियो आपको इसी पे मिल जाएगा, तो उस पर आप देखिएगा। तो जेईई मेंस पहले हम कवर अप कर चुके हैं, HC वर्मा कवर अप कर चुके हैं, आपका 12th पार्ट का थ्योरी कवर अप कर चुके हैं। अब हम आए हैं जेईई एडवांस पे, और उसके बाद अगर आपको प्लेलिस्ट में नहीं मिलता है तो फिर हम उसको अगले नेक्स्ट मंथ में उसको हम फिर से कंटिन्यू करेंगे, तो वहाँ आपका कवर अप हो जाएगा। और आप सर्च कीजिएगा तो आपका ये वीडियो आ जाएगा, क्योंकि उसमें हम सब चीज़ कवर अप कर चुके हैं। सबसे इम्पोर्टेंट HC वर्मा का एक एक सिंगल क्वेश्चन भी हम, ऐसा नहीं होगा कि जो हम स्किप किए हैं, तो सारे क्वेश्चन का आपको प्रॉपर एनालिसिस विथ कंसेप्ट एंड एनालिटिकल एनालिसिस, सारे का हम ग्राफ बना बना के आपको हम डिटेल एनालिसिस किए हैं। तो आपका, मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत होगा, आपको थ्योरी पार्ट समझने में या थ्योरी पार्ट या क्वेश्चन समझने में या अंडरस्टैंडिंग बनाने में या अप्रोच बनाने में किसी भी टाइप का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए आज के इस लेक्चर को हम इस बेसिक से क्वेश्चन से शुरू करते हैं, और होपफुली हम इस लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैट और कैपेसिटर का बहुत सारे क्वेश्चन कवर अप करेंगे। और अभी ये 1-2 दिन तक चलेगा,
12th पार्ट पे और भी जो क्वेश्चन है शायद वो EMI का हो तो उसको, और जो अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुआ है 2020 और 2021, तो इसका भी क्वेश्चन हम लेके आएंगे। तो एक भी क्वेश्चन से आपका सारे क्वेश्चन से कंसेप्ट को लिंक करना है और जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग सही हो जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन से इसको हम देखते हैं। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है कि 2 यूनिफॉर्म चार्ज लार्ज प्लेन शीट, 2 यूनिफॉर्मली चार्ज लार्ज प्लेन शीट, अब प्लेन शीट तो आप बना लीजिए जैसे क्वेश्चन कह रहा है। तो इसमें जितना भी हम थ्योरी पार्ट आपको कवर किए हैं सब इजीली वे में बन जाएगा। अब 2 प्लेन शीट बना लीजिए, आधा काम यहां हो गया आपका। तो क्या कह रहा है कि 2 यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लार्ज प्लेन शीट S1 and S2 having charge density sigma 1 and sigma 2। तो ये हम पहले बता रहे हैं चार्ज डेंसिटी। अब चार्ज डेंसिटी के बारे में हम पहले बहुत डिटेल बताए हैं कि चार्ज डेंसिटी होता क्या है। तो चार्ज पर यूनिट एरिया, इसे कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये हो गया। अब हम तीनों बताए थे आपको, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो सारी चीजें यहाँ पे क्या है, एरिया है तो सारा एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको समझ जाना है। और ध्यान से देखिए, आपको सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 ये आपको दे दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है कि इसके बीच का गैप को हम डी रखते हैं और दोनों आपस में पैरेलल है। तो ध्यान से देखिए, ये जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैट से कैपेसिटर की तरफ थोड़ा मूव कर रहा है। हम क्या किए, एक यूनिफॉर्मली चार्ज लार्ज शीट लिए और शीट के बीच में आप ऐसा समझिए कि 2 शीट है। माई 2 हैंड्स, दिस इज फर्स्ट शीट एंड दिस इज सेकेंड शीट। अब इस पे हम क्या किए हैं, इसके एरिया पे यानी इसके सरफेस एरिया पे हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड किए और वो भी यूनिफॉर्मली, यानी कि सारे एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया दैट इज दिस। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो ये तो फर्स्ट पॉइंट था। अब दोनों के बीच का गैप, दोनों को पैरेलल रखा गया है, यानी कि यहाँ पे आपको दे दिया कि इट इज पैरेलल विथ गैप। दोनों के बीच का जो गैप है वो क्या है, डी है। तो यहां से आपको दिमाग में यहां से आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि ये जो है अब क्या बन गया, कैपेसिटर बन गया। और कौन सा कैपेसिटर बन गया, क्योंकि ये पैरेलल है तो ये बन गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, 2 चार्ज होता है, बीच का गैप देते हैं, तो ये कैपेसिटर बन गया। अब ध्यान से देखिए, एक चार्ज, अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है, इतना तक तो क्लियर है। अब क्या किए हैं, एक चार्ज है, a charge which is moved along the line of length a, और a जो है वो d से छोटा है। अब a क्या है, अब इसके बीच का गैप में इस दोनों पैरेलल यूनिफॉर्मली चार्ज शीट के बीच में एक हम क्या किए, एक चार्ज को जो जिसका लेंथ जो a along जा रहा है, यानी कि, और यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि जो d है इससे बहुत लेस है, यानी कि d इज ग्रेटर देन a। अब इसके बीच में हम क्या किए, एक चार्ज को मूव करवाएं। अब चार्ज पे क्या होगा, अब ध्यान से देखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बीच का गैप d है, यहां तक आपको क्लियर हो गया। और बीच में हम चार्ज हम क्या किए हैं, जिसका लेंथ आपको दे दिया हुआ है कि मूव्ड अलोंग ए लाइन ऑफ लेंथ a, यानी कि उसके बीच एक लेंथ है a, उसके अबाउट ये मूव कर रहा है। तो इसके वजह से, इन दोनों के वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, तो ये हम बताए थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि जो क्वेश्चन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे आ गया। और लास्ट में आपको क्या कह रहा है कि आप बताइए कैलकुलेट वर्क करंट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले हमको ये तो पता चल जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर हमें पता चल जाएगा तो आपको जैसा क्या पता है, फोर्स क्या लगेगा, Q इंटू ई। चार्ज आपको दिया हुआ है तो Q इंटू ई से हम क्या निकाल लेंगे, फोर्स E फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज लाइज बिटवीन दीज 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अब एक पॉजिटिव प्लेट होगा, एक नेगेटिव प्लेट। और ध्यान से देखिए, ये कमाल का चीज आपको दिया हुआ कि सिग्मा 1 यानी कि
ये जो है सिग्मा 1 है क्योंकि ये S1 है, और ये S2 है तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा 2। तो सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन, मतलब कि इसका जो चार्ज है, तो चार्ज का फ्लो आपको पता है कि चार्ज का फ्लो दोनों के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। अगर दोनों सेम हो जाता तो ये काम नहीं हो पाता, इसीलिए आपको दे दिया हुआ सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, यानी कि एक का चार्ज डेंसिटी दूसरे के चार्ज डेंसिटी से ज्यादा है। तो आप बताइए कि आपसे पूछ रहा है कि एंगल एट एंगल 45 डिग्री, हाँ यानी 45 डिग्री के एंगल, और ये किसके साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, नॉर्मल के साथ। यानी कि अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो नॉर्मल के साथ ये जो है इसका लेंथ a है, सपोज दैट समझिए कि ये a लेंथ है, और चार्ज जो है नॉर्मल के साथ यानी कि इसके बीच में नॉर्मल के साथ ये बना रहा है कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो नॉर्मल के साथ अगर 45 डिग्री बना रहा है तो हॉरिजॉन्टल के साथ भी 45 ही बनाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया, गेम यही आपका खत्म हो गया, यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब यहां से बस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। फोर्स आ जाएगा, फोर्स आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। वर्क डन क्या होता है, इसमें थोड़ा सा मैकेनिक्स का रोल है। वर्क डन क्या होता है, F.S। तो हम सिंपल जब एक का सिग्मा क्या हो गया कि आप ऐसा समझिए कि अब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है। अब इसके बीच में हम क्या किए, एक चार्ज को इंसर्ट किए, और चार्ज जो है साइड लेंथ उसका जो है इसके अलोंग वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और सपोज दैट चार्ज जो है यहां पे हम समझ लीजिए कि क्यू चार्ज है जो इसके बीच में हम क्या कहिए इंसर्ट किया। और आपको एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, यानी कि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी से ज्यादा है। अब ध्यान से देखिए, कैपेसिटर में होता क्या है, इक्वल चार्ज देते हैं, यानी कि हम चार्ज दोनों में सेम होता है, और क्या हम देखते हैं दोनों का ओरिएंटेशन अलग अलग होता है, यानी एक पॉजिटिव चार्ज होता है तो एक नेगेटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं कि एक पे पॉजिटिव है दूसरे पे नेगेटिव है। तो इसीलिए हमको एक ये इंफॉर्मेशन यूज किया गया, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव तो है नहीं। क्योंकि जब भी हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो चार्ज का फ्लो होगा। चार्ज का फ्लो क्या होता है, चार्ज करंट, इस समय हम क्या बनाते हैं, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, यानी चार्ज मूव फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो चार्ज मूव करता है, करंट मूव नहीं करता है। करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। तो मूवमेंट सिर्फ चार्ज का होता है, तो करंट का मूवमेंट नहीं होता है। इसलिए कभी भी हम बात करते हैं कि करंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। डायरेक्शन होने के बावजूद भी करंट कभी भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, क्योंकि करंट जैसा चीज कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, हमेशा चार्ज का फ्लो होता है। यानी कि फ्लो जो होता है, फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, टू लोअर पोटेंशियल। यानी कि एग्जिस्टेंस अगर हम देखें तो चार्ज का एग्जिस्टेंस होता है, करंट का एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो करंट में डायरेक्शन के बावजूद भी करंट कभी भी एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। करंट को हम क्या यूज करते हैं, उसको वेक्टर एडिशन से हम यूज भी नहीं, मतलब ऐड भी नहीं करते हैं, उसको सिंपली हम क्या कर लेते हैं, अलजेब्रिक एडिशन हम कर लेते हैं। तो करंट जो है, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा इस कंसेप्ट से कि करंट जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, क्योंकि करंट कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, चार्ज का फ्लो होता है। और ये तो रूल है कि हाइयर पोटेंशियल से क्या हो जाएगा, लोअर पोटेंशियल की तरह ये शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसीलिए चार्ज का ओरिएंटेशन इस बार अलग नहीं किया है। तो ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रोस्टेट से कैपेसिटर जाने की कंप्रिहेंसिव ये आपको दे दिया है। तो ये क्वेश्चन कितना क्लियर है, जो कि आपका बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर कर लेता है। तो यहाँ पे हम ये देखें, तो इसीलिए कभी भी कहता है कि करंट कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर है कि स्केलर है। तो करंट जो है टेंसर क्वांटिटी होता है, ना वेक्टर होता है ना स्केलर होता है, उसको हम टेंसर क्वांटिटी दे दें। क्योंकि आप उसको अलजेब्रा की तरह यूज कर रहे हैं तो वेक्टर तो है नहीं, लेकिन डायरेक्शन है
डायरेक्शन करंट का होता है, क्योंकि चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब भी हम सेल पढ़ाते हैं तो ऐसा हम देखते हैं, इस टाइप का सेल हम यूज करते हैं, दिस इज सेल या बैटरी। तो क्या करते हैं कि इसमें ये तो हायर पोटेंशियल पे तो ये है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो कायदे से क्या होना चाहिए, हम जो कह रहे हैं कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, यानी यहाँ इधर जाना चाहिए, ये हायर है ये लोअर है, इधर जाना चाहिए करंट को। लेकिन करंट जाता कैसे है, जाता इसका डायरेक्शन हमेशा इधर देते हैं, लोअर से हायर कर लेते हैं, क्योंकि करंट जैसा चीज कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट सिर्फ आपको क्या करता है, चार्ज एग्जिस्ट करता है। तो ध्यान से देखिए, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हायर से लोअर, जबकि हम यहाँ सेल जब बनाते हैं तब क्या करते हैं, लोअर से हायर कर देते हैं। तो क्या होता है, करंट जो होता है चार्ज के डायरेक्शन के अपोजिट मूव करता है। तो इस बात को हमेशा याद रखें। तो जब सेल वाला यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे तो हम ये कंसेप्ट वहां भी डील कर लेते हैं, तो ये आप हमेशा याद रखेंगे। एनीवे, क्वेश्चन हम ये सॉल्व कर रहे थे, तो ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए, इससे आपको बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्या किए, इसीलिए हमको क्या दिया हुआ है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 से ज्यादा है। तो अब इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा बात है। अब यहाँ पे एक चार्ज है, अब इसके वजह से, इस सिग्मा 1 के वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा आगे शिफ्ट होगा। क्यों, तो जब भी आपको कहीं भी फोर्स देखना हो तो हम क्या करते हैं, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। तो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इसके वजह से रिपेल करेगा, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। एग्जैक्टली इसके वजह से ये, क्योंकि इस बार क्या है, कैपेसिटर तो है नहीं कि कैपेसिटर में होता है आप अपोजिट चार्ज, बीच का गैप डी, तो हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ तो हमको बनाना पड़ेगा, कैपेसिटर की तरह आपको बनाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, इसके वजह से ये आगे रिपेल करेगा और इसके वजह से ये पीछे रिपेल करेगा, यानी दोनों का डायरेक्शन। इसके वजह से जो लगेगा उसको हम कह देते हैं E1, क्योंकि इस सरफेस के वजह से लग रहा है, रिपेल कर रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में लगेगा। और ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, इस चार्ज पे, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पे, और दोनों क्या हो जाएगा, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। तो ये अगर E1 है तो ये आपका क्या हो जाएगा, E2। तो अब हम देखते हैं कि इसके बीच में, यानी कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि ई नेट। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको हमको चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा कि एक चाह रहा है कि आगे शिफ्ट हो जाए, एक चाह रहा है कि इस डायरेक्शन, यानी कि एक इसको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में E1 विच इज डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड E2 विच इज डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। सो E net between these two uniformly charged सीट, इसके वजह से E1 चाह रहा है कि ये आगे जाए, E2 चाह रहा है ये पीछे जाए। तो यहां से हम अगर नेट की बात करें तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जब भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, यूज करते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या करता है, जब भी आपको किसी के अबाउट आपको चार्ज निकाल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आप क्या निकालें कि उसके बीच में कितना चार्ज है और उसको क्या किससे डिवाइड कर लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट से। तो ध्यान से देखिए, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो इसके बीच में क्या हुआ, ये चाह रहा है, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस प्लेन सीट के वजह से, इस सीट के वजह से, वो कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और इसके वजह से क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट। इसके वजह से कि सिंपल सा बात है, एरिया, अब ये सिग्मा क्या है, सिग्मा पूरा सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चार्ज क्या हो जाएगा, सिग्मा 2, क्योंकि पर यूनिट एरिया में है। तो यहां से हम निकाल लेते हैं, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आगे के डायरेक्शन में लग रहा है ये अपोज कर रहा है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा ई नेट, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेन सीट, टू यूनिफॉर्मली प्लेन सीट। तो ये आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। अब ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया तो हम क्या निकाल लेंगे, फोर्स निकाल लेंगे कि इस चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है। तो फोर्स
फोर्स ड्यू टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे कितना फोर्स लगेगा। तो ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया, तो फोर्स के लिए हम हमेशा यूज करते हैं F, दैट इज इक्वल टू Q इंटू ई। तो चार्ज Q है और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हुआ, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहां तो हमारा क्या आ गया, फोर्स आ गया, इन दोनों के वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा, इतना फोर्स लगाएगा। लेकिन ये आपसे नहीं पूछा है, आपसे पूछ रहा है कि वर्क डन बताइए, तो वर्क डन हमको निकालना पड़ेगा। और एक चीज और बोला है कि ये जो है किस, यहां से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज जो है, और समझिए क्यू चार्ज है, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज तो हम सिर्फ डायरेक्शन के लिए लेते हैं, तो ये जो है नॉर्मल के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये नहीं कह रहा है कि हॉरिजेंटल के साथ 45 डिग्री। तो सपोज दैट ये अगर नॉर्मल के साथ 45 बना रहा है, ये अगर 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, हॉरिजेंटल के साथ भी 45 डिग्री का एंगल, क्योंकि हॉरिजेंटल, ये आपका हॉरिजेंटल है और ये आपका क्या, वर्टिकल है। तो अगर वर्टिकल यानी कि कह रहा है कि नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बना रहा है, इट मेक्स विथ एंगल 45 डिग्री विथ नॉर्मल, और इसके साथ बना रहा है कितना डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का। तो अगर नॉर्मल के साथ बना रहा है तो हॉरिजेंटल के साथ भी बनाएगा। तो अब हम इसके लास्ट पार्ट पे आते हैं, जो कि आपसे पूछा है कि आप बताइए कि इसमें वर्क डन क्या होगा, इस फोर्स के वजह से, इस चार्ज के वजह से कितना वर्क डन होगा। तो फोर्स कितना लग रहा है ये आपको पता है, तो जैसा कि वर्क डन ड्यू टू फोर्स acting on charge along साइड ए। अब ध्यान से देखिए, वर्क डन के लिए हम हमेशा यूज करते हैं फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान से देखिए, फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स लगेगा इधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लग रहा है, क्यों, क्योंकि सिग्मा 1 डोमिनेट कर रहा है, तो इधर लग रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, तो ये वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है, यानी कि ये 45 डिग्री। तो अगर ये ए है तो ध्यान से देखिए, इसका डायरेक्शन, इसके बीच का हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट हमको चाहिए, वही वर्क डन होता है। तो वर्क डन ड्यू टू ई फील्ड, इसके वजह से हमको वर्क डन चाहिए। तो ये आपका कुछ ऐसा आ जाएगा, तो ये आपका वर्क डन का वैल्यू आ जाएगा। तो वर्क डन का वैल्यू कुछ ये आ गया, फोर्स का वैल्यू आपको आ गया सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये फोर्स आ गया। हमको क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये नॉर्मल के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हॉरिजेंटल के साथ भी बनाएगा 45 डिग्री। तो ये जो है ए नहीं होगा, तो इसका अगर हम देखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये 45 डिग्री। तो ये हमको अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको चाहिए, यानी ये चाहिए। जब भी आपको बोले कि डिस्टेंस या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, तो सिंपल सा बात है कि डिस्प्लेसमेंट तो एक्स डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, जब फोर्स लग रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल निकालना है, नॉर्मल के साथ ये 45 डिग्री का बनाया है, तो हॉरिजेंटल के साथ भी 45। तो ये अगर हम परपेंडिकुलर गैप देखें तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको हम कुछ जूम करके बताते हैं। ये आपका है कुछ ऐसा, ये आपको 45 डिग्री दे दिया है, ये आपको ए दे दिया हुआ है। और ध्यान से देखिए, फोर्स इधर लग रहा है, क्योंकि डोमिनेट कौन कर रहा है, डोमिनेट इधर वाला फोर्स कर रहा है, तो इधर लग रहा है, तो फोर्स के बीच में यही एंगल बन जाएगा 45 डिग्री का एंगल।
तो ध्यान से देखिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, यानी कि फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट उससे 45 डिग्री का एंगल बना के हो रहा है। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन दैट इज इक्वल टू एफ डॉट एस। तो दोनों के बीच का एंगल आपको क्या दिख रहा है, 45 डिग्री। तो यहां से आपको क्या हो जाएगा, दोनों का 45 डिग्री का एंगल आप बना लीजिए। एक तो आप ट्रेंगल से भी देख सकते हैं, क्योंकि जब भी आपको डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस बहुत सारा हो सकता है। तो जब भी आपको देखा और दोनों के बीच का एंगल आपको क्या दिख रहा है, फोर्स जो लग रहा है अलोंग दिस डायरेक्शन लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उससे 45 डिग्री का एंगल बना के। सो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट ए इंटू कॉस 45, दोनों के बीच का क्या है, एफ डॉट एस, तो एफ एस कॉस थीटा कॉस 45। तो यहां से भी आप ले सकते हैं। और अगर यहां से आपको नहीं समझ में आ रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, यहां से आपका सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए कॉस 45, और कॉस 45 का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, बस वैल्यू रख देंगे, ये आपका आ जाएगा वर्क डन का वैल्यू। So this is your work done due to force which is acting on the charge, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसका डायरेक्शन ये वाला नहीं होगा, इसका डायरेक्शन ये वाला होगा। तो एक बार फिर से हम फिगर को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं कि इसका फिगर कुछ कैसा बनेगा। तो इसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा कि चार्ज जो है समझिए प्लस क्यू, उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा है, और उसका लेंथ आपको क्या दे दिया हुआ है, ए दे दिया हुआ है। तो आप एक तो 45 डिग्री का एंगल बनेगा। अब ये जो है हॉरिजॉन्टल के साथ भी 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, और ये वर्टिकल के साथ भी ये बनाएगा एंगल। तो ये भी 45, ये भी 45। तो ध्यान से देखिए, तो जब भी आपको कह रहा है कि इधर क्या लग रहा है, इधर E1 लग रहा है इसके वजह से, इसके वजह से E1, और इसके वजह से इधर आगे क्या हो जाएगा, ये आपका E2 हुआ, और ये आपका E1 हो गया। तो जब भी आपको वर्क डन देखना है तो वर्क डन के लिए हम क्या देखते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का आपको एंगल चाहिए। तो वो आपको वैसे भी 45 डिग्री दिख रहा था, यहां से ये भी सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर ये हमको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, यहां से हम देखते हैं इसमें कि ये जा किधर रहा है, जो चार्ज है उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, और वो नॉर्मल के साथ 45। देखिए बहुत बढ़िया से इस क्वेश्चन को सेट किया जाता है, और एक एक वर्ड पे फोकस करना है कि नॉर्मल के साथ बना रहा है, और अगर नॉर्मल के साथ बना रहे तो इसके साथ भी तो 45 बनाएगा। ये लेंथ ए है, और हमको चाहिए, जब भी लेंथ हमको चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये ए है, और ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये गैप, तो ये परपेंडिकुलर जो हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है कि इसके फोर्स और ये इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये नहीं होगा, क्योंकि आपको क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट कितना आगे गया, चार्ज जो कि जाना चाह रहा है इस डायरेक्शन में, और जो कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। लेकिन ये कितना डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये तो आपका क्या हो जाएगा, ये तो डिस्टेंस हुआ ना, हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये थीटा है। तो यहां से आपको क्या हो जाएगा, अगर हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, ये डिस्टेंस आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये अगर P है तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला इसका जो बेस वाला डिस्टेंस है, ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसमें हम क्या ले लेंगे, इसमें हम ले लेंगे कि इस ट्रायंगल को अगर हम जूम करते हैं इस फिगर को, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। बात को समझिए, और इस क्वेश्चन से आपका बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि जब भी वर्क डन रहे तो हमको क्या देखना है। तो क्या देखना है, इधर आपका ए दे दिया हुआ है जो कि इस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो कर रहा है, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ 45, इधर वर्टिकल के साथ भी तो 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। और हमको चाहिए डिस्प्लेसमेंट,
और परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। एक तो डिस्प्लेसमेंट और दूसरा दोनों के बीच का एंगल निकाल लीजिए। तो ये ध्यान से देखिए, ये जा रहा है आगे, तो यहां से आपको क्या हो जाएगा cos 180। यहां से आपका ये भी दिखेगा कि ये जाना क्या चाह रहा है, तो दोनों के बीच का या तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लीजिए या तो दोनों के बीच का एंगल निकाल लीजिए। तो दोनों के बीच का एंगल आपको यहाँ से आपको 45 डिग्री दिख रहा है, और अगर हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए तो ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका थीटा है, तो यहाँ से हम ले लेंगे cos 45। तो ये आपका निकल जाएगा आपका परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। ये आपका परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट है, इतना से ये आगे शिफ्ट हो जाएगा। और नेट ध्यान से देखिए, इस पे दोनों तरफ लग रहा है, लेकिन इसमें डोमिनेंट कौन करेगा, सिग्मा 1। तो यहाँ से cos 5 का वैल्यू आपका आ जाएगा, तो cos 45 यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस दैट इज a। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, b का वैल्यू, b मतलब इसको हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस p ले लेते हैं, हमको वही चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या इसको हम कुछ देर के लिए d ही ले लेते हैं, डिस्टेंस चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो d का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, a cos 45। तो फोर्स इतना लग रहा है और डिस्टेंस आपका ये आ गया, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वही आपका हो जाता है वर्क डन। तो एक आप ऐसे समझ सकते हैं, दूसरा ये भी बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत इसमें सिंपल सा बात है, आपका अंडरस्टैंडिंग सही होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस सिंपल सा बात है, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन आप इजीली वे में बना सकते हैं। तो इसमें क्या किया गया, देखिए 2-3 कंसेप्ट को इसी में मर्ज किया गया है। तो ये आप देखिएगा कि आप अगर ये वीडियो इस सब को आप 2-3 बार देखिए, क्योंकि एक बार में आपको समझ में हो सकता है नहीं आए, तो 2-3 बार देखिए, जिससे आपका ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। और अगर ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर सारे आपसे समझ में आ रहे हैं, सारे बन रहे हैं, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। बस यही आपको समझना है कि किस टाइप का कंसेप्ट, ध्यान से देखिए, इसमें हम देखेंगे तो 2-3 कंसेप्ट को मिक्स कर दिया गया है। तो आइए थोड़ा सा मैकेनिक्स का भी रोल था, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम देखे थे, थोड़ा सा वर्क डन आपसे पूछा था, इलेक्ट्रोस्टेट में वर्क डन घुसा दिया था, तो 2-3 कंसेप्ट को मिक्स कर देता है। तो आइए जब इसमें हम देखते हैं, ए पार्टिकल ऑफ मास, और उसका मास बहुत कम है 10⁻³ kg, और उसका चार्ज आपको क्या दे दिया हुआ है, 1 कूलम का चार्ज दिया हुआ है। इनिशियली एट रेस्ट, यानी कि t = 0 पे वो क्या है, रेस्ट में है। तो यहां पे क्या है, द पार्टिकल अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द पार्टिकल अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको क्या दे दिया हुआ है, ET, दैट इज इक्वल टू E0 sin ωt/I। और यहाँ पे E0 का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है कि 1 न्यूटन पर कूलम, आपको यहाँ के वैल्यू दे दिया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है। ओमेगा का वैल्यू दे दिया हुआ है, यानी कि चार्ज जो है मूव करेगा, वो क्या कर रहा है, लीनियर वेलोसिटी नहीं है। ओमेगा का मतलब आपको यहाँ से आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब भी ओमेगा दिया है तो ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो उसमें क्या था, लीनियर वेलोसिटी था, अब इसमें एंगुलर वेलोसिटी, एंगल से रोटेट करेगा, तो ये आपका हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ये आपको दे दिया हुआ ओमेगा का वैल्यू, दैट इज 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। क्या क्या दिया है अभी तक, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया हुआ है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पार्टिकल है जिसका मास बहुत कम है और चार्ज वो कितना, 1 कूलम है उसके पास, और इनिशियली वो रुका हुआ है, यानी कि t = 0 पे वो अपना प्रोसेस स्टार्ट करता है। तो यहां तक बात आपको समझ में आ गई। अब ध्यान से देखिए क्या रहा है, कंसीडर एन इफेक्ट ऑफ ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्सेस। क्योंकि इसमें 2 चीज होगा, जब अगर यहाँ पे नहीं देता तो कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को मिक्स करता है, लेकिन यहाँ पे आपको कह दिया है कंसीडर एन इफेक्ट ऑफ ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड को लेना देना नहीं है यहाँ से, यानी कि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है। तो कंसीडर एन इफेक्ट ऑफ ओनली इलेक्ट्रिक फोर्सेस ऑन द पार्टिकल। तो इलेक्ट्रिक फोर्सेस का वैल्यू हम देखे थे, क्या होता है, QE। तो हमको पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है, तो फोर्स इस पे कितना लगेगा,
इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा वो हमको इस फॉर्मूले से आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, कह रहा है कि मैक्सिमम स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, यानी कि आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम स्पीड चाहिए, अब वो भी उसके मीटर पर सेकेंड में। ध्यान से देखिए, यहां आपको दिया क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और आपसे पूछ क्या रहा है, लीनियर वेलोसिटी। समझिए बात को, क्योंकि दिया आपको क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, और आपसे पूछ क्या रहा है, लीनियर वेलोसिटी। तो ध्यान से देखिए, ये सब क्या है, ये आपको ये समझ में आना चाहिए। बहुत सारा क्वेश्चन हम इस पे करवाए हैं, लीनियर और एंगुलर पे। लीनियर और एंगुलर में क्या रिलेशन होता है, तो ध्यान से दिया है आपको एंगुलर, और आपसे पूछ क्या रहा है, मीटर पर सेकेंड। आपको नहीं क्या कि रेडियन पर सेकेंड में आप बताइए, आपसे कह रहा है कि उसका मैक्सिमम स्पीड, वो भी मैक्सिमम स्पीड, इस बात पे फोकस कीजिए, मैक्सिमम स्पीड इन मीटर पर सेकेंड अटेन बाय द पार्टिकल एट सब्सटीक्वेंट टाइम, मतलब इनफ टाइम है कि हम उन मैक्सिमम स्पीड को अटेन कर लें। तो ध्यान से देखिए, आप इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। इस पे जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है, QE। तो जब फोर्स लगेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसमें एक्सेलरेशन होगा, फोर्स है तो फोर्स क्या हो जाता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, यानी कि t=0 पे ये एक्सेलरेट करेगा। इसका एक्सेलरेशन यहां से हम निकाल लेंगे m इंटू ए के बराबर, तो यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा t=0 पर, तो एक्सेलरेट करेगा और कहीं ना कहीं मैक्सिमम स्पीड आएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या दे दिया हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म नहीं है, कांस्टेंट भी नहीं है, ये हमेशा टाइम का फंक्शन आपको दे दिया हुआ है, यानी कि टाइम चेंज कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। और वो आपका किस चीज का फंक्शन आपको दे दिया हुआ है, E0 sin ω t, यानी साइनोसाइडली फंक्शन है उसका डायरेक्शन भले पॉजिटिव x डायरेक्शन में आई दे दिया हुआ है, यानी कि पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, और उसका जो फंक्शन है साइनोसाइडली आपको दे दिया हुआ है, यानी कि उसका जो फंक्शन बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा, इस टाइप से। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपको साइनोसाइडली दे दिया हुआ है, साइन का फंक्शन है, यानी कि इसका कुछ ग्राफ क्या बनेगा, साइन का जो साइन थीटा का जो बनेगा, तो आपको चाहिए इसमें मैक्सिमम स्पीड। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत शानदार है, आइए हम इसको डिटेल सा, साइडली है मतलब कि ध्यान से देखिए, इस बार जो आपसे क्वेश्चन पूछा है ये साइन का फंक्शन है, तो साइन का फंक्शन कुछ ऐसा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको यहाँ पे ये दे दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या है, वेरिएबल है। कांस्टेंट होता तो पिछले क्वेश्चन की तरह हम क्या लिख लेते हैं, फोर्स दैट इज इक्वल टू Q इंटू E, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल जब है तो हम उसमें क्या काम करेंगे, तो कांस्टेंट होता तब तो हम डायरेक्टली वही वाला जो पिछले क्वेश्चन में हम यूज किए थे वही वाला हम कंटिन्यू कर देते कि आप बताइए चार्ज आपको दिया हुआ है, चार्ज आपको 1 कूलम का चार्ज दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल लेते, और जो कि इस बार वेरिएबल है, यानी कि ये आपको कांस्टेंट नहीं है, आपको वेरिएबल दिया हुआ है। तो आप बताइए कि इसमें वी मैक्स, आपसे फोर्स भी नहीं पूछा है, वी मैक्स यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी, आप बताइए कि ये मैक्सिमम वेलोसिटी कब अटेंड करेगा, और टाइम इसके लिए इनफ है, यानी कि सब्सटीक्वेंट टाइम आपको दे दिया हुआ है, यानी कि इनफ टाइम आपको दे दिया हुआ है कि ये वी मैक्सिमम यानी वेलोसिटी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा है, इधर टाइम का फंक्शन है, इधर टाइम है, इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है, यानी कि उसका जो ग्राफ है कुछ ऐसा इस टाइप से मूव कर रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है। तब आपको बताना है, ओमेगा का वैल्यू दे दिया हुआ है, चार्ज का वैल्यू दे दिया हुआ है, मास का वैल्यू दे दिया हुआ है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E0 का वैल्यू हम रख देंगे तो 1 ही हो जाएगा, और यहाँ पे साइन ओमेगा का वैल्यू अगर हम रख दें तो क्या हो जाएगा 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड, तो यहाँ पे ये आपका आ जाएगा इतना इंटू t, तो 10⁻³ और इसका डायरेक्शन क्या है, ये y एक्सिस में नहीं है, यानी कि अगर हम देखें तो ये टाइम का फंक्शन है और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या दे दिया हुआ आपको, पॉजिटिव x एक्सिस। तो ध्यान से देखिए, हम पहले निकाल लेते हैं, चार्ज आपको दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम यहां से निकाल लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कुछ ऐसा दिया हुआ है,
और हमको क्या निकालना है, वी मैक्स। अब ध्यान से देखिए फोर्स क्या होता है, फोर्स एक तो ये हो जाता है, और दूसरा आपको बोल दिया है कि ये जो फोर्स इस पे लगेगा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है तो यहाँ पे और भी बहुत सारे फोर्सेस लग सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, लेकिन आपको बोल दिया है कि फोर्स आपको देना है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स के वजह से, यानी कि इसमें जो वी मैक्स आएगा वो किस वजह से आएगा, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, यानी कि इस पे जो फोर्स लग रहा है वो चार्ज के वजह से ही लगे, यानी कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है, उसका भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो आपको पॉसिबिलिटी खत्म कर दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन को एम्बिगुअस क्वेश्चन नहीं बनाने का कोशिश किया गया। तो यहां से क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्सेस। अब ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन में आप ऐसा समझिए मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन आपको एक्सेलरेशन भी नहीं पूछा है, आपसे वेलोसिटी पूछा है। अब ध्यान से देखिए एफ दैट इज इक्वल टू एम इंटू ए। अब इसको और थोड़ा सा हम इजी करें तो इसको हम लिख सकते हैं मास, एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं dv बाई dt। एग्जैक्टली अब हमारा काम हो सकता है, क्योंकि dv बाई dt आ गया है। अब हमें वेलोसिटी चाहिए और मास तो हमको पहले से पता है, और इधर से फोर्स हम निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा q इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रख देंगे, चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहां से हमारा क्या, अब थोड़ा सा खेल बनता हुआ आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको पता है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रिकल फोर्सेज आ जाएगा, और इलेक्ट्रिकल फोर्सेज को हम क्या कर लेंगे, इससे इक्वेट कर लेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, और हमको क्या चाहिए वी मैक्स, तो वेलोसिटी हम ले आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, तो ये आपका फिगर है, साइनोसाइडली है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां से आपका आ जाएगा Q इंटू ई, चार्ज 1 कूलम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपका क्या आया था, ई नोट साइन ओमेगा टी। ओमेगा का वैल्यू आपको क्या दे दिया हुआ है, 10⁻³ टी, और ये आई डायरेक्शन में है, तो ध्यान से देखिए इधर है आपका है, और ये फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, मास इंटू dv बाई dt। अब ध्यान से देखिए दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। अब इसमें हर चीज आपको पता ही है, तो यहां से आपका आ जाएगा 1, और ये भी आपका 1 न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है, तो बस वैल्यू रख देंगे, और साइन 10⁻³ टी, और यहाँ m इंटू dv बाई dt। तो इधर से इंटीग्रेट करेंगे और इधर मास बचेगा और इधर dv बचेगा, और dt को इधर ले आते हैं तो ये 1 ही रह जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन 10⁻³ टी इंटू dt। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, तो dv, अब मास आपको पता है, तो बस आपको अब क्या है, बेसिक सा इंटीग्रेशन हो जाएगा, मास बाहर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा dv। और इनिशियली ये जो खेल है t=0 पे शुरू हुआ है, और आफ्टर टाइम t ये क्या मैक्सिमम वेलोसिटी करेगा, तो t=0 पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, और मैक्सिमम v इधर हो गया। और इधर इंटीग्रेशन अगर हम इसका करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t=0 से लेकर t तक। अब साइन का इंटीग्रेशन हमको चाहिए, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो साइन का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन 10⁻³, ये तो कुछ भी कांस्टेंट है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इंटू टी इंटू dt। और टाइम आपको कह दिया कि t=0 से होगा और t तक जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, मास का वैल्यू 10⁻³ kg दिया हुआ है, और वेलोसिटी dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, और फाइनल v और इनिशियल 0, क्योंकि t=0 पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो उसमें वेलोसिटी कहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा। अब साइन का इंटीग्रेशन, तो साइन का इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉस, और जितना से मल्टीप्लाई है उतना से डिवाइड हो जाएगा, 10⁻³ से यहाँ डिवाइड हो जाएगा, और ये आया इंटीग्रेशन। अब अपर लिमिट, तो अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0, तो ये आपका यहां से आ जाएगा v मैक्स का वैल्यू। तो यहां से ध्यान से देखिए, इसमें लोअर लिमिट 0, यानी कि इनिशियली क्या है, टोटल सिस्टम आपको बोल दिया गया है कि इनिशियली सारा सिस्टम एट t=0 पे, यानी इनिशियली सिस्टम आर इन रेस्ट,
ये आपको दे दिया हुआ है, तो इनिशियली क्या हो जाएगा, इनिशियल यानी कि लोअर लिमिट उसका 0, अपर लिमिट v, और टाइम का लोअर लिमिट यानी कि इनिशियली t इक्वल टू 0 पे शुरू हो रहा है और आफ्टर टाइम t, तो यहाँ से आपको दे दिया हुआ 10⁻3, फाइनल यहाँ पे v हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, आपको क्या चाहिए, v मैक्स, अभी v ही रखते हैं, मैक्स हम बाद में कर लेते हैं। मैक्स लो, अगर यहाँ से मिनिमम वेलोसिटी भी चाहिए तो वो भी आ जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा। अब ये माइनस साइन के लिए क्या करेंगे, लोअर लिमिट को अपर, अपर लिमिट को लोअर बना लेते हैं, तो ये आपका माइनस वाला साइन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बाकी 10⁻3 ये आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0, यहाँ पे t, तो cos 0 आपको क्या चाहिए, v। अब v मैक्स अगर हमको चाहिए, क्योंकि टाइम तो हमको दिया नहीं है, तो v अगर हमको मैक्स चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा v, तो इधर सिर्फ बचेगा आपका v दैट इज इक्वल टू, और ये इधर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो जिससे ये कैंसिलाइज आपस में हो जाएगा कि 10⁻3 ये भी आएगा और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आपका क्या बच जाएगा, सिर्फ cos 10⁻3t और 0 और t। तो अब अपर लिमिट एक बार पुट कर लेते हैं, एक बार लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 0 दैट इज 1, और इधर क्या हो जाएगा लोअर लिमिट, तो cos 10⁻3 इंटू टी, यहाँ पे v मैक्स की चर्चा हम बाद में करेंगे। तो ये क्या किए हम, अब तक का हम कहानी कुछ फिर से हम आपको बता देते हैं कि हम किए क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल था, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं था। तो जब भी हम बात कर रहे थे फोर्स दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, अभी तक हम जो भी बोल रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, के लिए इलेक्ट्रोस्टैट में हम बता रहे हैं तो Q इंटू ई, लेकिन ये तब होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ वेरिएबल था, तो क्या था, हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और लास्ट में क्या होता है, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, dv/dt, तो ये हम लिखे, तो एक फोर्स इधर से आया QE और दूसरा क्या हुआ, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को क्या लिख दिए, dv/dt। अब दोनों साइड क्या किए, इंटीग्रेट किए, क्योंकि हमको चाहिए वेलोसिटी और टाइम, और टाइम आपको दिया नहीं है। अब क्या किए, दोनों साइड इसको फोर्स जो कि QE होता है और दोनों साइड इंटीग्रेट करें। अब ध्यान से देखिए, फोर्स मैक्सिमम कब होगा, क्योंकि जब फोर्स मैक्सिमम, क्योंकि चार्ज तो बदलने वाला नहीं है, वो आपको 1 कूलम्ब का चार्ज आपको दे दिया हुआ है, तो चार्ज नहीं चेंज करने वाला है। तो यहाँ चेंज क्या करने वाला है, चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगा, तो इस पे, इस चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है 1 कूलम्ब जो चार्ज है, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो भी चेंज करेगा। यानी कि चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि चार्ज फोर्स का वैल्यू चेंज करेगा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अभी हम बोले वो टाइम पे। तो ध्यान से देखिए, ये फोर्स जो है इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस विच इज directly proportional to electric field, and this electric field which is directly proportional to its time। तो टाइम का ये डायरेक्टली नहीं, ये साइनोसाइडली है, इसीलिए हम पहले आपको साइन का फंक्शन ही बता दिए। तो एक तो बेसिक सा इंटीग्रेशन यहाँ तक आपको समझ में बहुत क्लियर लग गया होगा, किसी को हम आगे कंटिन्यू किए। और हम इनिशियली में हम आपको बताए थे कि साइन यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस टाइप से फ्लक्चुएट कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ हम बताए थे आपको, कुछ ऐसा है। अगर इधर टाइम हो t और इधर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो उसका कुछ ऐसा इस टाइप का साइनोसाइडली ये अपना ग्राफ शो कर रहा है। तो ध्यान से देखिए, जब ये साइनोसाइडली ये शो कर रहा है तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनाएगा। तो साइन मैक्सिमम का है, ये आपका हो जाता है पाई, ये आपका हो जाता है 2 पाई, ये आपका हो जाता है 3 पाई। तो साइन मैक्सिमम जहां होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा वहां पे फोर्स मैक्सिमम होगा। तो ध्यान से देखिए, अगर आपसे पूछे कि हमको V मैक्स चाहिए, यहां तक तो हम पहुंच गए, वेलोसिटी हमको इस इक्वेशन तक आ जाएगा, इंटीग्रेट करके हम यहां तक पहुंच गए।
और ये याद रखिएगा, नेगेटिव साइन को कंक्लूड करने के लिए हमेशा जब भी आपको नेगेटिव साइन आ जाए तो घबराना नहीं है। जब भी आपको नेगेटिव साइन आ जाए इंटीग्रेशन में तो कुछ नहीं करना है, लोअर लिमिट को अपर लिमिट और अपर लिमिट को लोअर लिमिट। क्या किए, जहां टी था उसको 0 कर दिए और जहां 0 था उसको टी से कर दिए, यानी क्या किए, इंटरचेंज कर दिए। तो नेगेटिव साइन क्या हो गया, गायब हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिक है, वरना आप फिर से नेगेटिव लगाइएगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो जब भी आगे हम यूज करेंगे तो डायरेक्टली हम ये यूज कर लेंगे कि अपर लिमिट को लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना लेते हैं और नेगेटिव साइन वहां से क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। तो ये एक बहुत बेसिक सा ट्रिक है, तो इसको हम बहुत बार हम यूज करेंगे ये डायरेक्ट, तो यहाँ पे हम उसको बता देंगे। हाँ, और हम आते हैं मेन पॉइंट पे। तो क्या हम देखें कि फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो ध्यान से देखिए, हमको चाहिए वी मैक्स यानी मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए हमको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड भी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आपका फोर्स क्या है, क्यू ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा तो फोर्स भी मैक्सिमम होगा, और फोर्स मैक्सिमम होगा तो उसका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, और एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा तभी तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। तो कब मैक्सिमम होता है, तो ध्यान से देखिए, ये साइनोसाइडली ग्राफ है, तो ये मैक्सिमम इस पॉइंट पे हो रहा है, इस पॉइंट पे हो रहा है, फिर ये घट रहा है और घट के यहां पे जा रहा है। तो ध्यान से देखिए, तो अगर ये जिस पॉइंट से आया उसी पॉइंट तक गया, तो इसको अगर हम एक टाइम पीरियड कहें, टाइम पीरियड का मतलब होता है, टाइम पीरियड मतलब जहां से हम शुरू कर रहे हैं और अगर वापस से फिर हम उसी पॉइंट पे गए, यानी कि यहां से शुरू किए 0 से, यानी कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, फिर घटा, फिर मैक्सिमम हुआ और फिर इस पॉइंट पे आ गया। तो ध्यान से देखिए, इस पॉइंट से शुरू हुआ और इस पॉइंट पे आ गया, तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 0 है और यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। यहां पहली बार हुआ है फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और यहां पे सेकेंड टाइम यानी 2 पाई पे सेकेंड टाइम। तो यही होता है टाइम पीरियड, जिस पोजीशन से आप शुरू किए और उसी पोजीशन पे वापस आने में जितना टाइम लगता है उसी कहते हैं हम टाइम पीरियड। टाइम पीरियड दैट इज 2 पाई बाय ओमेगा, और टाइम पीरियड का वैल्यू क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा, अगर वो एंगुलर वेलोसिटी कर रहा हो तो यहाँ 2 पाई बाय ओमेगा। तो अगर हमको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो मैक्सिमम क्या आ रहा है, ये हाफ टाइम